26 जनवरी 2001 भारत के गणतंत्र दिवस की एक काली सुबह। सोई हुई धरती ने अचानक करवट बदली और शुरू हुआ गुजरात में प्रकृति का दिल दहला देने वाला तांडव। मौत के आगोश में समाती बेबस जिंदगी कांपते होठों से सिर्फ इतना कह पाई, भूकंप। पिछले 50 सालों में भूकंप ने भारत के किसी भी हिस्से को नहीं बख्शा। 50,000 से ज्यादा लोग प्रकृति के इस प्रकोप की भेंट चढ़ चुके हैं। हर बार अचानक आए हादसे को हम सिर्फ बेबस होकर देखते रह जाते हैं। हर बार हम ये महसूस करने पर मजबूर हो जाते हैं, एक ऐसी शक्ति के बारे में जिस पर हमारा कोई वश नहीं। एक ऐसी ताकत जो अपने पीछे छोड़ जाती है बर्बाद मासूम जिंदगियां, उनके टूटे हुए सपने और उजड़ी हुई वीरान बस्तियां। उत्तरकाशी, लातूर, भुज, ये शहरों के नाम हैं या हादिसों के? विनाश के महातांडव के बाद फिजा की चीखती खामोशी ने कई बार यह सवाल ऊपर वाले से पूछा होगा। सूनी कब्रों पर गड़ी दुआओं की इबारतों की तरह इन नाम आज भी हर भारतीय के दिलो दिमाग पर गहरे अंकित हैं। एक पल, कयामत का बस एक ही पल, और देखते ही देखते ये शहर हादसों में तब्दील हो गए। हजारों हजार सपने संजोती जीवंत आंखें पल भर में पथरा गईं। क्या वो कुछ सोच पाए? क्या उस अचानक आई विपदा में वो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाए? क्या उनके मन में क्षण भर के लिए यह ख्याल आया होगा कि काश हम इसके लिए तैयार रहे होते? ये सच हम और आप इस रहती दुनिया में कभी नहीं जान पाएंगे। सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि समय की धड़कन रुकने के आभास पर उन चेहरों का रंग क्या रहा होगा। पर उस दर्दनाक पल में इन अभागे शहरों को अपनी चपेट में लेने वाला सिर्फ सृष्टि का आक्रोश ही नहीं था, कहीं पर हमारी, आपकी और उन तमाम लोगों की अनभिज्ञता भी थी। जी हां, भूकंप से सुरक्षा के उपायों की अनभिज्ञता। जरा सोचिए, आप और हम बच गए हैं पूछने के लिए ये सारे सवाल जिन्हें वो कभी आवाज न दे पाए, ढूंढने के लिए वो जवाब जो अब वो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, वो जवाब जो शायद हमारी जिंदगी बचा सकें। भूकंप क्यों होते हैं? उनसे कैसे बचा जा सकता है? क्या करें कि कम से कम तबाही हो? और अगर इन सवालों के जवाबों से मासूम जीवन बच सकते हैं तो क्या हमें और कोई कारण चाहिए इनके जवाब ढूंढने के लिए? करीब 1960 में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की बाहरी ठोस परत अपने आप में संपूर्ण टुकड़ा नहीं है, बल्कि 6 बड़े महाद्वीपीय प्लेटों एवं 14 उपमहाद्वीपीय प्लेटों के टुकड़ों में बटा हुआ है। 2 तलों के किनारों पर 3 तरह की गतियां काम करती हैं। वे एक दूसरे से टकराती हैं। एक दूसरे की बगल से फिसलती हैं या फिर एक दूसरे से अलग हट जाती हैं। वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि धरती की प्लेटों की यह गति प्लेटों के किनारों की चट्टानों में मोड़ और दबाव पैदा करती हैं। कभी कभी ये मोड़ और दबाव चट्टानों में बहुत तनाव उत्पन्न करते हैं। चट्टानें अपने आप में थोड़ी लचीली होने की वजह से बिना टूटे मुड़ सकती हैं। पर अगर तनाव काफी ज्यादा हो
तो चट्टानी परत टूटकर वापस बिना तनाव वाली स्थिति में आ जाती है। जब कभी भी इस तरह की गति अचानक होती है तो इससे अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि पृथ्वी में अचानक एक भयानक कंपन पैदा करती है, जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। लगभग 90% भूकंप प्लेट या तल के किनारों पर उत्पन्न होते हैं। इस आधार पर हम 3 प्रमुख सिस्मिक पट्टियां पहचान सकते हैं। पहला है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर है और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, जापान और फिलीपींस को भी घेरता है। दूसरा अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, यूरोप और एशिया के बीच से गुजरता है। तथा तीसरा है मिड ओशियानिक रिज बेल्ट। भारतीय उपमहाद्वीप ये दर्शाता है कि हिमालय
अगर आपका बिल्डर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भूकंप संबंधी सुरक्षा निर्देशों से अनभिज्ञ है और उसका पालन भी नहीं करता, तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या किया जाए। भाई जवाब ये है कि हमारी सुरक्षा तो हमारे हाथों में है ना, इसलिए हमें जागरूक होना होगा, उन सारी जानकारियों का ब्यौरा रखना होगा जो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब जैसे बहुमंजिली इमारतों का ही उदाहरण ले लीजिए। बहुमंजिली इमारतें आज किसी भी महानगर की शोभा तो हैं ही, पर भूकंप का सबसे बड़ा शिकार भी हैं। मगर हम में से आखिर कितने लोग कोई फ्लैट खरीदते वक्त भूकंप सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे पाते हैं? आइए देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस खान, जिन्होंने एक बहुमंजिली इमारत में अपने लिए एक घर पसंद किया है और बड़े खुश हैं। भाई आज इतने फ्लैट देखे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फ्लैट पसंद आएगा। थैंक गॉड एक फ्लैट तो पसंद आया। भाई ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस खान? भाई एक फ्लैट खरीदना था, वही देखने के लिए गए थे। कहाँ? मल्टी स्टोरीड में? हाँ, मल्टी स्टोरी हमें बहुत पसंद है। तो कोई पसंद आया? अरे क्यों नहीं भाई, वो वाली बिल्डिंग हमें बहुत अच्छी लगी जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग स्पेस इतना अच्छा बनाया हुआ है कि पूछे मत। चलिए बढ़िया है, पर एक बात है, अगर ऐसे मकानों को बनाने में सावधानी नहीं बरती गई हो तो ये अर्थक्वेक सेफ्टी के लिहाज से कमजोर साबित होते हैं। पर क्यों? वो कैसे? बहुमंजिली इमारतें मुख्यतः RCC संरचनाएं होती हैं, जिसमें कि RCC निर्माण की लगभग सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन कुछ खास पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। मकान के भार को सहने के लिए बहुत सारे मजबूत कॉलम्स का होना जरूरी है। ये सारे मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए ताकि ये छत के नीचे से फिसल ना पाए, वरना ये काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसी इमारतें जिनका सबसे निचला तल खुले स्थान के रूप में पार्किंग आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कमजोर पहले तल वाली इमारत कहलाती है। ऐसे कमजोर तलों पर भूकंप का असर ज्यादा होता है। सबसे निचले तल को ऊपरी तल से ज्यादा दृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए मोटे कॉलम, बीम तथा शियर वॉल का उपयोग करना चाहिए। बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में नींव यानी फाउंडेशन बहुत अहम भूमिका निभाती है। ऐसी इमारतों को मुख्यतः मुलायम मिट्टी वाली जमीनों जैसे दलदली जमीन या तटीय मैदानों पर नहीं बनाना चाहिए, और अगर ऐसा करना पड़े तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जैसे अगर हल्की और बालुई मिट्टी वाली जमीन हो तो नींव राफ्ट या पाइल फाउंडेशन के रूप में होनी चाहिए। आइए अब इन तथ्यों को समझें एक ही तरह के 3 मकानों के नमूनों से जिनकी नींवें अलग अलग हैं। अभी अभी आपने देखा कि कैसे 3 बिल्डिंग मॉडल्स जिनकी नींवें अलग अलग अर्थात स्ट्रिप, राफ्ट और पाइल फाउंडेशन के रूप में हैं, पर झटकों का असर भी 3 तरह से हुआ है। जिस बिल्डिंग मॉडल की स्ट्रिप फुटिंग थी वो डूब गई है और झुक गई है। ये मॉडल जिसका फाउंडेशन एक राफ्ट के रूप में है वह थोड़ा डूबा है पर ज्यादा नहीं। लेकिन जिस पर सबसे कम असर हुआ है वह है पाइल फाउंडेशन वाला मॉडल, जो न झुका है और न ही डूबा है। इसलिए मुलायम और बलुई जमीन के लिए पाइल फाउंडेशन ही सर्वोत्तम तकनीक है।
चूंकि इस तरह की मिट्टी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, भूकंप के समय कंपन से मिट्टी अंदर दब जाती है और जल की परत ऊपर उठाती है। यही मिट्टी का जलकरण या लिक्विफैक्शन ऑफ सॉइल कहलाता है। इससे कमजोर नींव वाली इमारतें या तो झुक जाती हैं या फिर डूब जाती हैं। जगह निर्धारण। जगह के निर्धारण से पहले एक भू तकनीकी सर्वेक्षण या मिट्टी की जांच जरूर करनी चाहिए ताकि कमजोर मिट्टी वाली जगह से बचा जा सके। भाई, भूकंप की बात से मुझे एक और किस्सा याद आया। साल था सन 2001, महीना था फरवरी। भुज की त्रासदी अभी ताजा थी। एक दिन मेरे एक बंगाली पड़ोसी हाँफते दौड़ते मेरे पास आए और कहने लगे, फारूक भाई, लातूर और भुज में तो आ चुका, अगर अपन का मुंबई में भी आ गया तो अपन किधर जाएगा? अपन को तो यह भी नहीं मालूम कि अपना बिल्डिंग भूकंप का झटका सह पाएगा कि नहीं पाएगा। पहले तो मैंने उनकी बात खैर हंसी में टाल दी, लेकिन उनकी बात बड़ी गंभीर थी। सो हमने एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को तलब किया, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हमारी इमारत सुरक्षित है। भाई, हम सब ने जो है राहत की सांस ली कि शुक्र है। मगर क्या होता अगर उनका जवाब नहीं में होता? मैंने अपनी शंका इंजीनियर साहब को बताई तो उन्होंने बताया कि अगर आपका मकान भूकंप सहने की क्षमता न रखता हो तो भी चिंता की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मकानों को भी भूकंप प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। ऐसे उपाय और तकनीक अब उपलब्ध हैं जिनसे किसी भी बने बनाए मकान में भूकंप के झटके सहने की क्षमता पैदा की जा सकती है। अगर जरूरत है तो सिर्फ सही कदम उठाने की। ऐसे कई उपाय हैं जिनसे किसी भी मकान को भूकंप प्रतिरोधक बनाया जा सकता है। कोई भी जानकार स्ट्रक्चरल इंजीनियर इस बारे में आपको सलाह दे सकता है। इसे रेट्रोफिटिंग कहते हैं और ये इन तरीकों से की जा सकती है। सीमेंट या इपॉक्सी ग्राउटिंग के जरिए दीवार की मजबूती बढ़ाई जा सकती है। पत्थर की दीवार की स्थिति में दीवारों को पत्थर या स्टील बार से जोड़ा जाए। तार की जाली को दीवार के साथ लगाकर उस पर प्लास्टर किया जाए। इसे ठीक से समझने के लिए आइए चलते हैं गुजरात के राधनपुर इलाके में। यहां आसपास के गांवों और शहरों से काफी तादाद में लोग देखने आए हैं कि कैसे पत्थर या ईंट से बने कम खर्चीले मकान भूकंप प्रतिरोधी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि यह मॉडल परंपरागत ढंग से बनाया गया है, इसलिए इसे मेसन और कारपेंटर आदि की मदद से बनाया गया है। ठीक उसी तरह ये दूसरा मॉडल भी बनाया गया है, पर फर्क यह है कि इसे बनाने के बाद इसमें कुछ भूकंप सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब स्थिति इस प्रकार है, यह परंपरागत मॉडल ध्वस्त होने के कगार पर है, जबकि दूसरा भूकंप सुरक्षा प्रावधान वाला अभी भी खड़ा है। यह एक बड़ी रोचक प्रक्रिया है जो पत्थर वाले परंपरागत मकानों में अक्सर होती है। जैसे यहाँ पत्थरों की दो सतहें हैं, एक अंदर की तरफ तथा दूसरा बाहर की तरफ। झटकों के कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए प्रवृत्त होती हैं और फलस्वरूप एक सतह गिर जाती है। यही वह कमजोरी है जिसके लिए हमें सावधानी बरतनी है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये हेडर एलिमेंट्स मॉडल बनने के बाद डाले गए हैं। ये कैसे बने? तो इसके लिए एक दीवार में छेद किया गया तथा उसके अंदर स्टील रॉड डालकर कंक्रीट से भर दिया गया। अब यह एक एलिमेंट का काम करता है जो पत्थरों की बाहरी सतह को अंदर की सतह से जोड़ता है। इससे पहले वाली मॉडल की तरह दीवार की सतहें अलग नहीं होंगी।
दूसरा महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान है भूकंपीय पट्टी का। यह भी बाद में लगाया जाता है और इसके लिए एक वायर्ड मेश या आयरन जाली को कील आदि की मदद से दीवार पर ठोककर मोर्टार से भर देते हैं। वेल्ड मेश और आयरन जाली। ध्यान रहे कि सीमेंट और मोर्टार क्रमशः 1 और 3 के अनुपात में होने चाहिए। इससे सारी दीवारें आपस में बंध जाती हैं। Mortar has to be strong, at least 1:3 cement and mortar. Now there is another element that we have provided in this house. एक और सुरक्षा प्रावधान भी है जो कि अंदर से देखा जा सकता है। यह एक वर्टिकल रीइंफोर्समेंट बार होता है जो 2 दीवारों के कोनों को छत से नींव तक जोड़ता है। ऐसा चारों कोनों में किया जाता है। इस प्रकार ये 4 खड़े या वर्टिकल बार, भूकंपीय पट्टी और हेडर स्टोन्स इस मकान को भूकंप प्रतिरोधी बना देते हैं। These header stones, now they make this house earthquake safe. In addition, इसके अतिरिक्त इन तिकोनी दीवारों पर भी भूकंपीय पट्टी डाली जाती है। इससे ये तिकोनी दीवार भूकंप के समय नहीं गिर पाती। putty system. So this triangular wall also does not fall out. Now another detail that you see here is एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा पहलू है ये लकड़ी के राफ्टर्स, जो कि छतों को भूकंपीय पट्टी से मजबूती से जोड़ते हैं, जिससे कि भूकंप के अलावा चक्रवात आदि में भी मकान की छत सुरक्षित रहे। यानी एक ही उपाय से भूकंप और चक्रवात दोनों से सुरक्षा। cyclone safety as well as the earthquake safety. आरसीसी प्रकार के मकानों के रेट्रोफिटिंग के लिए ये प्रमुख बिंदु ध्यान रखने योग्य हैं। किसी विशेषज्ञ के द्वारा मकान की कमजोरियों को देखा जाए और इन सिटू जांच के आधार पर डायनामिक या क्रियाशील विश्लेषण की जरूरत को परखा जाए। कंक्रीट की मजबूती की सही इन सिटू जांच के आधार पर डायनामिक विश्लेषण कमजोर जगह की जानकारी का पता कर सकता है। कमजोर हिस्सा पहले बताए गए आधार पर मजबूत बनाया जा सकता है। बीम और कॉलम की मजबूती को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्टील के जैकेट के साथ ज्यादा कंक्रीट डाली जाए ताकि ज्यादा डक्टिलिटी यानी लचीलापन हासिल हो। कमजोर प्रथम तल वाली इमारतों में बीम और कॉलम के आकार को बढ़ाया जाए ताकि कमजोर तल पर प्रभाव कम पड़े। कुछ आरसीसी दीवारें ग्राउंड फ्लोर पर इस तरह से जोड़ी जा सकती हैं कि पार्किंग स्थान पूरी तरह से ना घेरे। 2 कॉलम के बीच स्टील ब्रेसिंग भी मददगार साबित हो सकती है। अभी तक हमने आपको बताया कि भूकंप कैसे आते हैं और क्यों आते हैं और इनसे कैसे विभिन्न सावधानियों से बचाव संभव है। मगर भूकंप तो फिर भी आएंगे ही ना। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि भूकंप से उत्पन्न कुछ और तरह की तरंगों के विनाश की क्षमता और उनसे बचाव के उपायों पर भी गौर किया जाए। भूकंपीय तरंगों के अलावा ऐसी 2 तरंगें हैं जो कि असल भूकंप से भी ज्यादा विनाश की क्षमता रखती हैं। यह है अनभिज्ञता और दहशत, और इनसे बचने के लिए सिर्फ सही जानकारी ही एकमात्र उपाय है। इसलिए आइए कुछ ऐसे ही उपायों पर ध्यान देते हैं जो हमें यह बताते हैं कि भूकंप के वक्त हमें क्या करना चाहिए, और हां, भूकंप के वक्त क्या नहीं करना चाहिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या करना चाहिए। भूकंप के वक्त कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। खुद को चारपाई या टेबल के नीचे छिपा लें। अगर यह संभव ना हो तो घर के कोने में या दरवाजे की चौखट के नीचे खड़े हो जाएं। अगर आप एक तलीय मकान में रहते हो तो तुरंत बाहर खुले में आ जाएं, लेकिन अगर बहुमंजिल इमारत हो तो सीढ़ियों की तरफ ना दौड़ें। अगर आप घर से बाहर हो तो किसी खुली जगह में दौड़कर पहुंचें। और अब देखते हैं कि हमें भूकंप के दौरान या उसके तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए। दिया सलाई, लाइटर, स्टोव और बिजली के सामानों का उपयोग ना करें और गैस लीक ना होने दें। अपने रसोई घर में गैस स्टोव ना चलाएं। चिकित्सा या आग लगने की स्थिति के अलावा अपने फोन का इस्तेमाल ना करें।
अगर घर के बिजली के तार को खतरा हो तो कंट्रोल बॉक्स के कनेक्शन काट दें। टूटे हुए कांच के पास रखे बर्तन से कुछ न खाएं पिएं। झूठी अफवाहों से दहशत ना फैलाएं। अगर आप घायल नहीं हैं तो दूसरे लोगों को नजरअंदाज ना करें, उनकी हर संभव मदद करें। भूकंप के बाद सभी के साथ बाहर जमा होकर पड़ोस की जानकारी लें। ऐसे कई उपाय हैं जिनसे लोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप से बचने के लिए तैयार रह सकते हैं। एक टॉर्च, हेलमेट या मजबूत टोपी, जूते, बैटरी वाला रेडियो, नई बैटरी, 3 दिनों तक का पीने का पानी और 12 दिनों तक की भोजन सामग्री। ये चीजें भूकंप से सुरक्षा के लिए हमेशा घर में होनी चाहिए। भूकंप के पश्चात स्थिति सामान्य होने में समय लगता है, पर तकनीक ने आज दोबारा बसने को काफी आसान और प्रभावी बना दिया है। कच्छ क्षेत्र का यह विद्यालय सस्ते पदार्थ जैसे जूट, चावल के भूसे का बोर्ड आदि की मदद से काफी कम समय में तैयार किया गया है। यह टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल टाइफेक की एडवांस कंपोजिट मिशन का एक उन्नत प्रयास है। मोहना ऑर्थोटिक्स एवं प्रोस्थेटिक सेंटर चेन्नई, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा आईआईटी चेन्नई के तकनीकी सहयोग से टाइफैक की एडवांस कंपोजिट योजना ने भूकंप आपदा में अंग खोए कई लोगों को जीवन दान दिया है। ये घुटने के नीचे के एंडोस्केलेटन कृत्रिम अंग शरीर के भार के अनुरूप खुद को ढाल सकने में सक्षम है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि वाकई कारगर है। प्राकृतिक अंगों की तरह ही इन्हें इस्तेमाल करने वाले लगभग सामान्य चाल से चल पाते हैं। ये कंपोजिट कृत्रिम अंग ना सिर्फ हल्के हैं बल्कि इनकी बनावट प्राकृतिक अंगों से इतनी मिलती है कि आप धोखा खा सकते हैं। भूकंप में सबसे पहले शहीद होती है संचार व्यवस्था। ऐसे मौकों पर जब कुछ भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता, एक छोटे से यंत्र ने संजीवनी का काम कर दिखाया है, जिसे हम कहते हैं हैम रेडियो। गुजरात में भी इस संयंत्र ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। एक छोटा सा तकनीकी कमाल, पर मुसीबत के समय एक बड़ा मददगार। So you are coming very nice, Karan, and 5 and 9 clear copy with your rubber ducky. So that is the प्राकृतिक आपदा में हैम रेडियो की काफी अहम भूमिका रही है, खासकर गुजरात के भूकंप और उड़ीसा के तूफानी चक्रवात में। clear copy with your rubber ducky. This is the Victor United 2 Mike United Eco operating club station. So thank you very much. हैम रेडियो संचालक बहुत ही कम समय में वार्ता कर पाने में सक्षम होते हैं। ये संचालक संवाद करने के लिए बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाले लंबी दूरी के रेडियो सेट या छोटी दूरी के रेडियो सेट का उपयोग करते हैं। 73 खैर, मुझे आशा है कि भूकंप सुरक्षा संबंधी इस प्रोग्राम से आपको भरपूर लाभ हुआ होगा। इस क्षेत्र में साइंसदान काफी प्रयोग कर रहे हैं और शीघ्र ही ऐसे यंत्रों का विकास भी हो जाएगा जो हमें इस सृष्टि के आक्रोश से सुरक्षा प्रदान कर पाने में सहायक सिद्ध होंगे। मगर एक यंत्र ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण है और हमें भूकंप के विनाश से बचा भी सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह यंत्र हम सबके पास है। जी हाँ, ये दिमाग जिसमें सही ज्ञान हो, सही जानकारी हो, वो ज्ञान जो हमें भूकंप में भी भय से कंपित न होने दे, वो ज्ञान जो हमारे जीवन को इस तरह प्रज्वलित करे कि इसे फिर किसी विनाश के अंधेरे की आशंका कभी ना हो। शुक्रिया, नमस्कार।